हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये है लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने देखा था मौर्यन एम्पायर से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। इस लेक्चर में उससे आगे की जानकारी हम लेने वाले हैं। ये है मौर्यन एम्पायर पार्ट 2, जिसमें अशोका के बारे में हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का, जहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मैं डाल रहा हूं। ये लेक्चर हेल्पफुल होगा जीएस के एग्जाम में, जहां भी हिस्ट्री पूछी जाती है। उसके अलावा यूपीएससी पैट के एग्जाम के लिए ये है यूपीएससी पैट का हिस्ट्री का सिलेबस। ये सारे टॉपिक्स हिस्ट्री में पूछे जाते हैं और अभी हम कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर। इससे पहले के सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, जो कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा पैट के लिए डेडिकेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पर भी जाकर ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अशोका की लाइफ के बारे में, अशोका के धम्म के बारे में, किस तरीके से अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे। लेटर मौर्यास के बारे में देखेंगे कि अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करता है, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी हमें कौन से सोर्सेज से मिलती है। तो मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर यहां पे छोड़ा था कि अशोका ने अपने 99 भाई मारे थे अकॉर्डिंग टू दीपवंश और महावंश। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग अशोका ने अपने 99 भाई मारे थे और एक भाई को छोड़ दिया था। उसका नाम मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, लेकिन इस लेक्चर में मैं उसका नाम आपको बताने वाला हूं। तो जिस भाई को अशोका ने बख्श दिया था वो था टिस्सा या फिर वित अशोका। तो जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो भी अशोका के बारे में जानकारी मेंशन है उसे हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने से पहले बहुत ही क्रूर आदमी था और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते ही बहुत ही शांति प्रिय बन गया था। लेकिन हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे कि वो एक ग्रे कैरेक्टर पता चलता है। इसीलिए हमें अशोका के बारे में बुद्धिज्म में जो जानकारी दी गई है उसे बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है और बाकी जो सोर्सेज हैं उनसे कोलैबोरेट करना होता है। तो अशोका के अंडर में मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमेक्स, अपने पीक पर पहुंच जाता है। ये था अशोका के अंडर में मौर्यन एम्पायर, जिसमें ऑलमोस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट उसके पूरे अधीन था। लेकिन फिर भी वहां पे साउथ का जो ये रीजन है, एक्सट्रीम साउथ का जो रीजन है, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। वहां पर कौन था? चोला, चेरा और पांड्यास। उनके बारे में डिटेल में हम संगम लिटरेचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अशोका की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। उनमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था कलिंग वॉर, जो कि 261 बीसी में लड़ा गया था। 9th रेगनल ईयर, यानी कि 8 साल हो चुके थे अशोका को राजा बने, 9वां साल चल रहा था। और इस वॉर में हुए कत्लेआम से अशोका बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि अशोका ने कॉन्क्वेस्ट वाला रास्ता छोड़ दिया, यानी कि लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया। और बुद्धिज्म में लिखा गया है कि भैरी घोषा बन गया धम्मघोष, यानी कि अब वो शांति प्रिय व्यक्ति बन गया था। तो ये है, आप देख सकते हैं, ये है आज के कलिंग का रीजन। कलिंग यानी कि आज के उड़ीसा वाला रीजन, ये था कलिंग। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अशोका ने कलिंग वॉर के बाद जंग का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वो बिल्कुल पैसिफिस्ट यानी कि बिल्कुल शांति प्रिय नहीं हो गया था, क्योंकि उसने इसके बाद भी कलिंग को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, शामिल कर लिया था। इससे हमें पता चलता है कि अशोक ने हर कंडीशन में पीस फॉलो करने की पॉलिसी नहीं अपनाई थी। बहुत सोच समझ के उसने पीस फॉलो करने की, पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए पीस फॉलो करने की पॉलिसी अपनाई थी। तो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद अशोक अपने मिशनरीज यानी कि धर्म प्रचारक भेजता है चोला किंगडम में और पांड्या किंगडम में, जो कि उसके साउथ में थे। ये आप देख सकते हैं, ये है चोला, ये है पांड्यास और ये है चेरा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एक्सट्रीम साउथ एरिया था, इसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन मिलता है 5 ग्रीक किंगडम्स का। तो एक बार रिकैप करके हम देखते हैं कि जब नंदा डायनेस्टी थी तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में उसके कंटेम्पररी थे पर्शियन, और उस पर्शियन एम्पायर को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि खुद ग्रीक था, और उसके बाद नंदा एम्पायर को ओवरथ्रो करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्पररी होता है सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का एक जनरल। तो अलेक्जेंडर का जो पूरा एम्पायर था वो उसके जनरल्स में डिवाइड हो गया। तो ऐसे ही 5 किंगडम्स में अशोका अपने मिशनरीज भेजता है। वो कौन से एम्पायर है, कौन सा रूलर उस समय रूल कर रहा था, वो एक बार देख लेते। एंटियोकस सेकंड सीरिया का था रूलर। फिलाडेल्फस टॉलेमी सेकंड, ये कौन था? इजिप्ट का रूलर था। एंटिगोनस मैसेडोनिया का,
ये है मैसेडोनिया का रीजन, ये है इजिप्ट का रीजन। मैगस साइरिनिया, अलेक्जेंडर आइपरिस। ध्यान रहे कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट से अलग अलेक्जेंडर है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका और स्वर्ण भूमि यानी कि बर्मा और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो भी थी, वहां भी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? अशोक को जाता है। तो ये रूट है जिस तरीके से बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। तो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है अशोका का धम्म, यानी कि धम्म की पॉलिसी मेंशन की है। अब ये क्या है? ये कोई सेक्टेरियन फेथ है? यानी कि जिस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म एक अलग फेथ बन गए थे, क्या ये उसी तरीके से? बिल्कुल नहीं। ये एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए उसने धम्म का प्रिंसिपल दिया था। धम्म कुछ नहीं है बल्कि प्राकृत वर्ड है किसका? धर्म का। और धर्म होता है कर्तव्य। तो यानी कि कर्तव्य क्या है लोगों का? लोगों का कर्तव्य है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की रिस्पेक्ट करना और अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स को मर्सी यानी कि उन पर दया भाव रखना अपने नौकरों पर। तो इसी तरीके से अशोका ने धम्म के फॉर्म में सोशल प्रिंसिपल्स, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इंस्क्राइब करवाए थे। इसके अलावा अशोका ने अपने लोगों से बोला कि अगर आप ये प्रिंसिपल सही से फॉलो करेंगे, अगर आप वेल बिहेव्ड रहेंगे, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। याद रहे कि उसने ये नहीं बोला कि आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, जो कि बुद्धिज्म का गोल था। उसने बोला कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मणिकल फेथ भी इस समय बहुत डोमिनेंट था और बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। अब देखते हैं हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक सप्तांग थ्योरी है। 7 अंग, सप्तांग थ्योरी है, चाणक्य के द्वारा दी गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जैसे चलाया जाएगा सेंटर से, यानी कि राजा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, उसके लिए एक सप्तांग थ्योरी दी थी चाणक्य ने। उसमें 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसके जरिए ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। वो कौन से 7 एलिमेंट्स है एक बार देखते हैं। सबसे पहला है राजा यानी कि द किंग। उसके बाद अमात्य यानी कि उसका मिनिस्टर। उसके बाद दुर्ग यानी कि फोर्ट। नेक्स्ट है कोष, ट्रेजरी। सेना, दंड जिसे आर्मी। जनपद यानी कि टेरिटरी। और मित्र यानी कि एलाई यानी कि फ्रेंड। तो चाणक्य ने अपनी सप्तांग थ्योरी में बताया कि ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली चलाया जा सकता है। अब देखते हैं लेटर मौर्यास के बारे में, यानी कि अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया जाता है कि 137 ईयर्स तक पूरा मौर्यन एम्पायर लास्ट किया था। अशोका की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, यानी कि वेस्टवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स। जो वेस्टर्न एम्पायर था उसमें कुणाल, अशोका का बेटा कुणाल रूल करता है, और ईस्टर्न एम्पायर में दशरथ रूल करता है। तो 185 बीसी में बृहद्रथ जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, उसे असैसिनेट कर दिया जाता है उसी के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और वो अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, शुंगा डायनेस्टी। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जानें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि बृहद्रथ था लास्ट मौर्यन रूलर। अब हम देखते हैं कि डिक्लाइन के कॉजेस क्या क्या। तो जो डिक्लाइन के कॉजेस हैं वो कुछ प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस ने बताए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रोमिला थापर ने बताया कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया, यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से चलाया जा रहा था। इसी वजह से वो धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड हो गया, यानी कि टूटने शुरू हो गया। वहीं पे एच.सी. रे चौधरी कहते हैं कि पैसिव पॉलिसी ऑफ अशोका की वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया, यानी कि अशोका ने अटैक ना करना, युद्ध ना लड़ना, ये फैसला जो अशोका का था, इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। वहीं एच.पी. शास्त्री कहते हैं कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन की वजह से मौर्यन एम्पायर को काफी नुकसान हुआ था। ब्राह्मणिकल रिएक्शन किस तरीके से? तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था कि मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको किसने मारा था? उसके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉज जो दिया जाता है वो है पार्टीशन, यानी कि जो पार्टीशन हुआ था मौर्यन एम्पायर का, ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ, वो भी एक प्रोमिनेंट कॉज था डिक्लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट है वीक मौर्यन रूलर्स, यानी कि अशोका के बाद के जो रूलर्स थे वो काफी वीक आए। नेक्स्ट है डीडी कोसाम्बी ने कॉज दिया कि प्रेशर ऑन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ने की वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करी। और एक और इंपॉर्टेंट कॉज है वो है
है निग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ये मोस्टली सभी हमारे एम्पायर्स के डिक्लाइन में इंपॉर्टेंट कॉज रहा, क्योंकि जितने भी लैंड से इन्वेजन हुए हैं इंडिया में वो हुए हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। तो हर एक किंगडम को अपना किंगडम सिक्योर करने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिक्योर हमेशा करना ही पड़ता है। तो अब जानकारी लेते हैं मौर्यन एम्पायर के कुछ मेजर सोर्सेस के बारे में, कि कुछ मेजर सोर्सेस जिससे हमें अशोकन एम्पायर के बारे में या फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। वो 3 मेजर सोर्सेस कौन से हैं? वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की बुक इंडिका और अशोका के इंस्क्रिप्शन। ये 3 हैं मेजर सोर्सेस। इसके अलावा और भी सोर्सेस हैं, तो जब भी लेक्चर में कोई जानकारी ऐसे सोर्सेस से बताई गई है तो उसका भी रेफरेंस मैंने दिया है। जैसे कि एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं उनमें से भी कुछ जो मेजर थे उनके बारे में। ये 3 मेजर सोर्सेस तो हम अलग से अभी डिटेल में करेंगे, उससे पहले पिछले जो कुछ सोर्सेस हैं जो हम रेफरेंस के तौर पर देख चुके हैं वो देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेते हुए, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानकारी लेते हुए हमने देखा था पुराणास के बारे में, कि पुराण में मेंशन है मौर्य के बारे में। और यहां पर यह भी है कि पुराण में इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि बातों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, डिटेल में भी और जो राजा है उनकी लिस्ट में भी क्रोनोलॉजी से लिस्ट नहीं दी हुई है। कहीं पे कुछ ज्यादा किंग बताए हुए हैं मौर्यन डायनेस्टी के और किसी सोर्स में कम किंग बताए हुए हैं। जैसे कि एक सोर्स में 13 किंग बताए गए हैं और बताया गया है कि मौर्यन डायनेस्टी 137 ईयर्स तक रूल करती है, और वहीं पर एक सोर्स में बताया गया है कि 9 राजा थे कुल मिलाकर मौर्यन डायनेस्टी के। पुराण के अलावा हमारे पास मुद्रा राक्षस भी है। मुद्रा राक्षस क्या है? 5th सेंचुरी हिस्टोरिकल ड्रामा, यानी कि 5वीं शताब्दी का एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। अच्छा, इसकी कहानी रिवॉल्व करती है 2 मिनिस्टर्स के अराउंड। एक तो है चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर है, और दूसरा है राक्षस जो कि नंदा किंग जो था धनानंद उसका मिनिस्टर है। तो इनकी जो राइवलरी है और स्वामी भक्ति है, यानी कि अपने राजा को जिताने की जो इनमें स्पर्धा है, उसके बारे में ये पूरा ड्रामा है। किसका ड्रामा है ये? किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने 5th सेंचुरी में लिखा है। हालांकि ये हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जानकारी, यानी कि उस टाइम पीरियड पर किस तरीके से लोग रहते थे, मिनिस्टर्स, उनका कोर्ट, ये भी काफी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिल जाती है। तो अभी तक हमने देख लिया पुराण और मुद्रा राक्षस। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। हमें पता चलता है महावंश से, मिलिंद पन्हा से, महाभाष्य से। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। पतंजलि किसके टाइम पर थे? पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैं ऑलरेडी इस लेक्चर में बता चुका हूं आपको। इसके अलावा संगम पोयम, मामलुनार जो पोयम है उसमें भी ये मेंशन है, उसमें भी मेंशन है कि साउथ एक्सपीडिशन, यानी कि दक्कन में और साउथवर्ड एक्सपीडिशन जो थे चंद्रगुप्त के, जहां पर उसने आक्रमण किया था, उसकी लड़ाइयों के बारे में इस पोयम में, तमिल पोयम में मेंशन है। इसके अलावा अशोका के बारे में हमें पता चलता है दीपवंश से, महावंश से और अशोकावदाना से। इसके अलावा दिव्यदान, वंशता प्रकाशनी से भी हमें अशोका के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो ये कुछ सोर्सेस थे, जो भी इंफॉर्मेशन इन सोर्सेस से मैंने दी थी तो इनका रेफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुका था। वापस आते हैं अपने मेजर सोर्सेस पर। तो ये है हमारे 3 मेजर सोर्सेस, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोका के इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने, या फिर चाणक्य, विष्णुगुप्त भी इनके नाम है। ये एक एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड और डिटेल्ड ट्रिटाइज है स्टेट क्राफ्ट पर, यानी कि राजतंत्र को कैसे चलाना है उसके ऊपर ये पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये डिवाइडेड है 15 बुक्स में, 15 अधिकारनाज में, जहां पर पहली जो 5 बुक हैं वो बताती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि तंत्र के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 है, यानी कि अगली जो 8 किताबें हैं वो बताती हैं इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, यानी कि अवप के बारे में। और उसके बाद लास्ट जो 2 बुक हैं वो हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पर। उसके बाद अगला मेजर सोर्स है वो है इंडिका, मेगस्थनीज की बुक इंडिका। देखिए, इनको मैं मेजर सोर्स इसलिए कह रहा हूं कि इनकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इन पे हम रिलाई ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये सोर्सेस उसी समय के हैं जब मौर्यन किंग्स रूल कर रहे थे। उसी समय पर ये सोर्सेज, यानी कि ये टेक्स्ट या फिर ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किए गए थे, तो इन पर हम रिलाई कर सकते हैं। इसीलिए मेजर पोर्शन जो हमारा है, हमारी नॉलेज का, वो इन्हीं पर रिलाई
करता है। तो अभी हम देख रहे हैं इंडिका के बारे में। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिया के बारे में, उसके ट्रेवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये बुक खो चुकी है, लेकिन फ्रेगमेंट्स में इस बुक के बहुत सारे कोटेशंस हमारे पास मौजूद हैं। और वो कोटेशंस किसने किए थे? वो कोटेशन लिखे थे डियोडोरस, स्ट्राबो, एरियन और प्लिनी ने। ये है ग्रीक और लैटिन राइटर्स, जिनकी वजह से इंडिका के कुछ फ्रेगमेंट्स आज भी कोटेशन के फॉर्म्स में मौजूद है हमारे पास। अब नेक्स्ट मेजर सोर्स है अशोका के इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, अशोका के इंस्क्रिप्शन में कंफ्यूजन बहुत होती है। आपको इसको क्लियरली देखना है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन कौन से थे। हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है रॉक एडिक्ट्स में। तो रॉक एडिक्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। और रॉक एडिक्ट्स कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 2 कलिंगा के एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और भाबरू बेरात एडिक्ट। ऐसे 4 तरीके के रॉक एडिक्ट्स हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है अशोका के इंस्क्रिप्शन की, वो है पिलर एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स के बाद पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स हमारे पास 3 तरीके के हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स, 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स और 2 तराई एडिक्ट्स। तो रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और उसके बाद हैं केव एडिक्ट्स। तो 3 तरीके के एडिक्ट्स हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन में, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स। केव एडिक्ट्स हमारे पास एक तरीके का मौजूद है, वो है 3 12 बार केव एडिक्ट्स। ये हैं 12 बार केव्स। अब इन सारे इंस्क्रिप्शंस को, इन सारे एडिक्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉक एडिक्ट्स। 4 तरीके के रॉक एडिक्ट्स मैंने बताए थे, उनके बारे में हम देखेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है? यहाँ पर वेरियस प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं धम्म के, यानी कि अशोका ने अपने धम्म के प्रिंसिपल्स इंस्क्राइब किए थे। तो ये आपको क्लियर करके चलना है कि जब उसमें नंबर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पर इतने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यानी कि इतनी जगह पर नहीं मिले हैं, बट उसमें इतने अमाउंट ऑफ चीजें लिखी हुई हैं। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है। 14 पॉइंट्स एक तरीके से आप सोच लीजिए कि 14 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं धम्म के। और ये कौन सी जगह पर हमें मिलते हैं? वो है हमारे मानसेरा, साबासगढ़ी पाकिस्तान में, कलसी, जूनागढ़, सोपारा, येरागुडी, धौली, जोगाड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक स्क्वायर शेप में जितने भी बने हुए हैं, ये सारे हैं अशोका के मेजर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसके बाद दूसरे तरीके का जो रॉक एडिक्ट है हमारे पास, वो है 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स। कलिंगा में हमें एक जैसे 2 रॉक एडिक्ट मिले हैं। वो रॉक एडिक्ट्स किसके बारे में है? वो है न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कलिंगा वॉर, यानी कि कलिंगा वॉर के बाद, कलिंग की जो युद्ध हुआ था उसके बाद किस तरीके का न्यू एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है कलिंग में, उसके बारे में 2 रॉक इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं अशोका के। और ये कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं धौली यानी कि तोसाली उड़ीसा में और जोगाड़ा उड़ीसा में। ये आप देख सकते हैं, ये है जोगाड़ा और ये है धौली। उसके बाद तीसरे तरीके का जो रॉक एडिक्ट है वो है माइनर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स, उसके बाद कलिंगा के रॉक एडिक्ट्स और अब है माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स में पर्सनल हिस्ट्री है अशोका की पर्सनल हिस्ट्री, उसके अलावा समरी है उसके धम्म की, यानी कि उसने धम्म के जो प्रिंसिपल्स लिए थे बुद्धिज्म से, यानी कि पीस बनाने के लिए अपनी जनता में उसने जो प्रिंसिपल्स धम्म के दिए थे उसकी एक समरी लिखी हुई है माइनर रॉक एडिक्ट्स में। और ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं सासाराम बिहार, मस्की आंध्र प्रदेश, भाबरू बेरात राजस्थान, रूपानाथ एमपी, गावीमत, पालकिंग उंदू, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, यानी कि इन सब जगह पर माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका के। अब ये है लास्ट 4 तरीके के रॉक एडिक्ट्स हो गए। ये है चौथा रॉक एडिक्ट, वो है भाबरू बेरात रॉक एडिक्ट, यानी कि अशोका जब कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज्म में तो उसके बारे में हमें रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है भाबरू बेरात राजस्थान में। तो ये हो गए 4 रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, कलिंगा के 2 रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और भाबरू बेरात रॉक एडिक्ट्स। 4 तरीके के रॉक एडिक्ट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं पिलर एडिक्ट्स। तो अशोका के पिलर एडिक्ट्स में सबसे पहले हम देखते हैं 7 पिलर एडिक्ट्स। तो 7 पिलर एडिक्ट्स जो है वो है अपेंडिक्स है रॉक एडिक्ट्स की, यानी कि रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मिलते हैं हमें दिल्ली मेरठ जो छोटी लता बोलते हैं, तोपरा दिल्ली उसे बड़ी लता बोला जाता है, इलाहाबाद में जो कि प्रयागराज है, अब लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरबा बिहार, ये सब जगह पर हमें मिलते हैं 7 पिलर
एडिक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट पिलर एडिक्ट्स जो हमारे पास हैं वो हैं 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स। इसमें हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है अशोका के फेनेटिज्म की। वो है कि अशोका धम्म की तरफ किस तरीके से दीवाना हो गया था, उसकी जानकारी हमें मिलती है 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स में। और ये कहां पर है? ये सांची एमपी में है, सारनाथ और इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट पिलर एडिक्ट्स हैं वो हैं 2 तेराई पिलर एडिक्ट्स। इन पिलर एडिक्ट्स से अशोका की रिस्पेक्ट दिखती है बुद्धिज्म की तरफ। और ये दोनों पिलर एडिक्ट्स कहां पर हैं? लुम्बिनी रम्बलडई नेपाल में, निगालीवा तेराई ऑफ नेपाल में। यहां पर अशोका ने ये मेंशन करवाया था कि क्योंकि ये बुद्धा के जन्म की जगह है, इसीलिए इस जगह का जो टैक्स है वो अशोका ने माफ कर दिया था। वो हमें मिलता है 2 तेराई पिलर एडिक्ट्स में। तो रॉक एडिक्ट्स हमने कर लिए, पिलर एडिक्ट्स हमने कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केव एडिक्ट। केव एडिक्ट एक ही तरीके का है हमारे पास, वो है 3 12 बार केव एडिक्ट। यहां पर अशोका की टॉलरेशन पता चलती है, यानी कि अशोका कितना टॉलरेंट था दूसरे धर्म के प्रति, ब्राह्मणिकल फेथ की तरफ, आजीविका सेक्ट की तरफ और उसके अलावा जैनिज्म की तरफ। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है बाराबार हिल्स बिहार में। ये थी पूरी जानकारी अशोका के किंगडम के बारे में। कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जो कि मौर्यन एम्पायर के टॉपिक्स हैं, वो आर्ट एंड कल्चर में कवर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता फेज के बारे में, यानी कि जब मौर्यन एम्पायर टूटेगा तो कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स उसकी जगह ले लेंगे। कुछ फॉरेन सक्सेसर्स होंगे, कुछ नेटिव सक्सेसर्स होंगे। फॉरेन सक्सेसर्स जैसे कि इंडो ग्रीक्स जो कि बैक्टीरियन ग्रीक्स हैं, शाकाज, पार्थियंस, कुशांस। उसके अलावा नेटिव जो होंगे वो होंगे शुंगा, कानवा, मेघवर्मन और सतवाहनाज। इन सब के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे संगम पीरियड के बारे में। ये सारी जानकारी मैं अभी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ना लगे कि कोई टॉपिक रह गया है। टॉपिक नहीं रहा है, बल्कि उसका फिक्स एक लेक्चर बना दिया गया है और वो आगे कवर होगा। तो संगम पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे उसके अगले लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे चोला के बारे में, चेरा और पांड्यास के बारे में। और अभी तक जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने डाले हैं जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन रह गया है, वो पोर्शन एक डेडिकेटेड वीडियो में नेक्स्ट हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, जहां पर हम चेंज होती पॉटरी देखेंगे, किस तरीके से पॉटरी चेंज हो रही है। उसके अलावा हम देखेंगे मोनोलिथिक पिलर जो कि अशोका के टाइम पर बनना शुरू हुए थे, उनके बारे में। इसके अलावा चैत्या, विहारा और स्तूपा के बारे में डिटेल में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में। और हम देखेंगे स्कूल ऑफ स्कल्पचर कौन से? गांधार स्कूल, अमरावती स्कूल और मथुरा स्कूल। इन तीनों स्कूल को हम कंपेयर करेंगे। तो ये 3 वीडियोस आगे आने वाली हैं। ये था मौर्यन एम्पायर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग वीडियो नरेशन लाता रहूंगा। कीप वॉचिंग।